नमस्ते। हमारे इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम भारत के संविधान के एक बेहद शक्तिशाली हिस्से अनुच्छेद 12 से 35 को डिकोड करने वाले हैं। भारी भरकम कानूनी भाषा को पीछे छोड़ते हुए आज इस जटिल ढांचे को एक ऐसे आसान टूलकिट में बदलेंगे जिसे समझना देश के हर एक नागरिक के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले बुनियादी बात से शुरू करते हैं। इन खास अनुच्छेदों की गहराई में जाने से पहले ये साफ होना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स असल में हैं क्या, और उससे भी बड़ी बात, ये अधिकार किसके खिलाफ सुरक्षा देते हैं और किसे कंट्रोल करते हैं। इन भारी भरकम कानूनी कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझने के लिए हम इन्हें 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, राज्य और हमारे अधिकार। दूसरा, समानता और स्वतंत्रता। तीसरा, शोषण से सुरक्षा। चौथा, धर्म और संस्कृति। और पांचवां, संविधान की आत्मा। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, राज्य और हमारे अधिकार। देखिए, अनुच्छेद 12 राज्य यानी द स्टेट को परिभाषित करता है। इसके दायरे में केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, संसद, विधानसभाएं और सारी सरकारी संस्थाएं आती हैं। ये डेफिनेशन बहुत क्रिटिकल है क्योंकि इससे हमें ठीक पता चलता है कि संविधान आम लोगों को किन ताकतवर संस्थाओं के खिलाफ एक मजबूत ढाल दे रहा है। और इसी ढाल को और मजबूत बनाता है अनुच्छेद 13, जो एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। मान लीजिए कोई ऐसा नया कानून बन जाए जो इन मौलिक अधिकारों को छीनता हो, तो वो कानून ही अमान्य हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी कानून पिछले दरवाजे से नागरिकों के अधिकार नहीं छीन सकता। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे ज्यादा दिखने वाले हिस्से पर, समानता और स्वतंत्रता। अनुच्छेद 14 से 17 का पूरा ढांचा हमारे समाज की गहरी असमानताओं पर सीधा प्रहार करता है। अनुच्छेद 14 कानून के सामने सबको बराबर मानता है, जबकि 15वां अनुच्छेद धर्म, जाति, नस्ल या जन्मस्थान के नाम पर होने वाले भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में सबको एक समान अवसर देता है। और एक ऐतिहासिक कदम के रूप में अनुच्छेद 17 छुआछूत जैसी कुप्रथा को पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित करके उसे जड़ से मिटाता है। समानता की इसी बात को अनुच्छेद 18 और आगे ले जाता है। ये राजा या राय बहादुर जैसे पुराने राजशाही और जन पर आधारित टाइटल्स पर पूरी तरह रोक लगाता है। लेकिन हाँ, अगर कोई अपनी मेहनत से डॉक्टर या टीचर जैसी एकेडमिक या प्रोफेशनल उपाधि हासिल करता है तो उसका पूरा सम्मान किया जाता है। अब बात करते हैं हमारी रोजमर्रा की आज़ादी की, जो अनुच्छेद 19 से मिलती है। ये हम सबको 6 बहुत ही खास और ताकतवर स्वतंत्रताएं देता है। खुलकर अपनी बात कहने की आज़ादी, शांतिपूर्ण संगठन बनाने का हक, देश में कहीं भी बेरोक-टोक घूमने, कहीं भी बसने और अपनी पसंद का कोई भी प्रोफेशन चुनने की पूरी आज़ादी। इसके बाद अनुच्छेद 20 और 22 ये पक्का करते हैं कि हमारा न्याय सिस्टम हमेशा निष्पक्ष रहे। किसी भी इंसान को एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, और अगर कभी गिरफ्तारी की नौबत आ भी जाए तो वकील से सलाह लेने जैसे बेसिक अधिकार हमेशा सुरक्षित रहते हैं। अनुच्छेद 21 हमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन इसमें एक असली गेम चेंजर है। अनुच्छेद 21A यह एक बहुत ही अहम शर्त जोड़ता है और 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा पक्की करता है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे स्तंभ की तरफ, शोषण से सुरक्षा। यह हिस्सा समाज के सबसे कमजोर लोगों के लिए एक सख्त ढाल का काम करता है। अनुच्छेद 23 इंसान को गंभीर शोषण से बचाता है। ये एक स्पष्ट लक्ष्मण रेखा खींचता है और किसी से भी जबरन मजदूरी, जिसे बेगार भी कहते हैं, और मानव तस्करी पर पूरी तरह से बैन लगाता है। और इसी सुरक्षा को और मजबूत करता है अनुच्छेद 24, जो बाल श्रम पर कड़ा प्रहार करता है। 14 साल एक सख्त कानूनी सीमा है। इससे कम उम्र के बच्चों को किसी भी खतरनाक काम या कारखानों में लगाना साफ तौर पर गैर कानूनी है। अब चौथे हिस्से पर नजर डालते हैं, धर्म और संस्कृति। अनुच्छेद 25 से 28 हमारी आस्था और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े हैं। ये हमें अपना धर्म आबाद रूप से मानने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी देते हैं। धार्मिक संस्थाएं चलाने का भी हक है, लेकिन यहाँ एक कमाल का बैलेंस देखिए। किसी को भी कोई धार्मिक टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, और सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। हमारी विविधता का सम्मान करते हुए अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा करते हैं।
इसके तहत हर समुदाय को अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने का पूरा हक है और वे अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स यानी शिक्षण संस्थान भी खोल सकते हैं। और अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर की क्लाइमैक्स पर, संविधान की आत्मा। यही एंट्री होती है अनुच्छेद 32 की, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये वो ब्रह्मास्त्र है जो बाकी सभी अधिकारों को असली ताकत देता है। अगर किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो ये अनुच्छेद सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की शक्ति देता है। ये इन अधिकारों को केवल खोखले वादों से निकालकर एक सॉलिड लीगल पावर में बदल देता है। शायद इसीलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। ये कथन गहराई से इस बात को उजागर करता है कि नागरिकों के अधिकारों के पूरे ढांचे के लिए ये अनुच्छेद कितना जरूरी है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि संविधान सभा की बहसों के दौरान उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि यह अनुच्छेद इस पूरे संविधान का हृदय और आत्मा दोनों है। लेकिन इन सब बातों को थोड़ा प्रैक्टिकल नजरिए से भी समझना होगा, इसलिए अपवादों यानी एक्सेप्शंस को जानना भी जरूरी है। अनुच्छेद 33 से 35 बताते हैं कि कुछ खास स्थितियों में इन अधिकारों की सीमाएं क्या हैं। जैसे अनुच्छेद 33 के तहत संसद सशस्त्र बलों के अधिकारों को सीमित कर सकती है। अनुच्छेद 34 कहता है कि अगर मार्शल लॉ लग जाए तो अधिकारों पर रोक लग सकती है। और अनुच्छेद 35 संसद को इन अधिकारों को लागू करने के लिए जरूरी कानून बनाने की पावर देता है। तो अब जब अधिकारों का ये पूरा टूलकिट हमारे सामने खुल चुका है, तो सोचने वाली बात यह है कि इन मौलिक अधिकारों की गहरी समझ रोजमर्रा की जिंदगी में एक नागरिक और राज्य के बीच के रिश्ते को कैसे बदल देती है। सच तो ये है कि अनुच्छेद 12 से 35 तक की ये जानकारी कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये सत्ता का पूरा बैलेंस बदलती है। जब हमें अपने अधिकारों और सीमाओं का भली भांति ज्ञान होता है, तभी एक सच्चे और सशक्त लोकतंत्र का निर्माण होता है। इस खास एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।